डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन जायसवाल। आज हम लोग जो नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में जो पढ़ रहे थे, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन। मतलब लोगों ने अब जो भी गवर्नमेंट की जो नीतियाँ थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी फंक्शंस थे, जो भी पॉलिसीज़ थी, उसको डिसोबीडियंस करना शुरू कर दिया। मतलब डिसोबीडियंस मतलब उसकी अवहेलना करना शुरू कर दिया। अब उनकी बात को नहीं मान रही। कोई भी वो पॉलिसीज बनाते थे उसको मतलब इग्नोर करते थे, नेगलेक्टेड करते थे। और इन सारी पॉलिसीज़ को सिविल करती थी। सिविल मतलब सिंपल जो जनता होती थी। तो इसीलिए इस मूवमेंट को द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए सारे पॉलिसीज़ को, जो भी पॉलिसीज़ बनाती थी गवर्नमेंट, उसको जनता उसको क्या करती थी, इग्नोर कर देती थी, निगलेक्ट कर देती थी। देखिए, अलॉन्ग विथ 78 फॉलोअर्स, गांधी जी स्टार्टेड हिज मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930 फॉर डांडी, द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। देखिए, जो सिविल डिसोबीडियंस में सबसे पहला जो है, आप लोगों ने सुना होगा नमक आंदोलन। नमक आंदोलन सभी लोग जानते हैं कि नमक हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम कितना हो भी कॉस्टली चीज़ें सब्जी बना दें, सब मिर्च डाल दें, मसाला डाल दें या कोई भी चीज़ बना दें, लेकिन उसमें नमक न अगर डालें तो उस भोजन का कोई भी स्वाद नहीं आता है। तो नमक हर आदमी के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंग्रेज़ों ने क्या किया था 1930 के आसपास कि अंग्रेज उस पर टैक्सेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था टैक्स, जबकि नमक फ्री में मिलता है। समुद्र से नमक वाष्पीकरण प्रोसेस के द्वारा हमको फ्री में नमक मिलता है, लेकिन उस नमक पे अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिया था, जिससे हमारी जो जनता थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। इसी नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी मार्च किया था सबसे पहले। उस समय उनके साथ 78 फॉलोअर्स थे। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था डांडी मार्च? तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरुआत हुआ था। कहाँ के लिए? डांडी के लिए। डांडी एक प्लेस है, समुद्र के किनारे का प्लेस है, द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात, जो गुजरात स्टेट में है। तो आप यहाँ इतना समझ जाइए कि जो सिविल डिसोबीडियंस में सबसे पहला जो मूवमेंट था वह था डांडी। वह क्या था? डांडी। डांडी मार्च की पूछता है क्वेश्चन कि डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से कहाँ तक चले थे? तो साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक। डांडी गुजरात में है। आपको मैप वर्क में भी आता है डांडी को दिखाने के लिए, ठीक है। और उनके साथ 78 फॉलोअर्स थे गांधी जी के साथ। करेक्ट। ऑन 6 अप्रैल ही रिच्ड डांडी एंड सेरेमोनियल वायलेटेड द सॉल्ट लॉ। कह रहा है कि गांधी जी डांडी कब पहुंचे थे? 12 मार्च को तो उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन डांडी वो जो पहुंचे थे, कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल को पहुंचे थे। एंड सेरेमोनियल वायलेटेड द सॉल्ट लॉ, और डांडी पहुंच करके उन जो नमक कानून था उसको उन्होंने वायलेटेड किया। वायलेटेड मतलब उसका विरोध किया। ही मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट बाई बॉइलिंग सी वाटर, और उन्होंने वहाँ पे क्या बनाया? नमक बनाया। और नमक कैसे बनाया था? तो बॉयल करके, सी वाटर को बॉइलिंग करके, मतलब समुद्री जल जो होता है उसको बॉयल किया और उसके बाद उन्होंने नमक बनाया। हम सभी लोग जानते हैं कि नमक बॉइलिंग के द्वारा ही मिलता है, वाष्पीकरण। अगर नेचुरली देखा जाए तो इवेपोरेशन की क्रिया से बनता है। अगर समुद्री जल को आप ला करके यहाँ एक कटोरे में रख दीजिए, थाली में, तो जब उसका वाष्पीकरण हो जाएगा तो उसमें आपको नमक बचता है। तो वाष्पीकरण चाहे आप इवेपोरेशन के द्वारा हो या उसको हम बॉइलिंग करें, तब भी हमको नमक प्राप्त होता है। तो गांधी जी ने बॉइलिंग के द्वारा नमक को क्या किया था? प्राप्त किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी डांडी मार्च कब स्टार्ट किए थे? तो 12 मार्च को शुरू किए थे। कब पहुंचे थे डांडी? तो 6 अप्रैल को पहुंचे थे, ठीक है। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस की सबसे पहले क्या होती है? शुरुआत होती है। कि सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि कोई भी कानून अगर गवर्नमेंट बना रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही है, तो उसको हम मानवे नहीं करेंगे, उसको हम नहीं मानेंगे, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो डिसोबीडियंस का मतलब यही तो होता है कि हम आपकी आज्ञा को पालन नहीं करेंगे।
तो अंग्रेज़ों का आज्ञा का पालन करना भारतीय लोगों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखिए मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ, करेक्ट, एज द मूवमेंट स्प्रेड, मतलब कैसे कैसे उसको विस्तारित किया गया। करेक्ट, फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बाइकॉटेड, फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बाइकॉटेड, लिक्वार शॉप्स वेयर पिकेटेड। देखिए जो भी उस समय विदेशी कपड़े थी, फॉरेन क्लॉथ्स मतलब होता है विदेशी कपड़े, जो भी विदेशी कपड़े थे उसको बाइकॉटेड कर दिया, मतलब उसका यूज बंद कर दिया, उसको जलाया भी गया, आप आगे जानेंगे कि उसको जला भी दिया गया, तो बाइकॉटेड कर दिया। जो भी लिक्विड शॉप था उसको भी पिकेटेड कर दिया, मतलब उसको भी हटा दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको भी निगलेक्ट किया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, और जो किसान थे जो गवर्नमेंट को टैक्स देते थे दो प्रकार के, पे रेवेन्यू, चौकीदारी एंड टैक्सेस, तो उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, उन्होंने अब देना बंद कर दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उस समय किसकी थी, ब्रिटिश लोगों की थी, तो किसान लोग भी न तो चौकीदारी टैक्सेस देते थे और न पे रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू भी नहीं पे करते थे, मना कर देगा हम लोग नहीं देंगे। विलेज ऑफिसर रिजाइंडेड, और जो भी भारतीय मतलब कर्मचारी थे जो विलेज लेवल पे काम करते थे या काम करते थे अंग्रेज़ों के अंदर, उन्होंने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, रिजाइनिंग कर दिया। इन मेनी प्लेसेज फॉरेस्ट पीपुल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। देखिए उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा फॉरेस्ट लॉ भी लागू किया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को भी क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस सिविल डिसोबीडियंस में भारतीय लोग जो थे ना, पूरी तरह से अंग्रेज़ों की बात को मानने से इनकार कर दिए, चाहे ग्रामीण लोग हों, चाहे कार्य करने वाले लोग हों, चाहे कोई भी लोग हो, उनकी बात को मानते ही नहीं थे। अंग्रेज़ों की बात को कोई भी पॉलिसीज़ बनाते तो उसको नहीं मानते हैं, ठीक है। इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस की स्टार्टिंग हुई थी और इसमें मूवमेंट हुआ था। देखिए Worried by ongoing movement, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one। देखिए जब भारतीय लोग डिसोबीडियंस की कार्य करना स्टार्ट किए थे, तो उस समय जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, इसको कॉलोनियल गवर्नमेंट बोला जाता है, तो गवर्नमेंट जो थी वह कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे उसको वन बाय वन करके क्या करने लगे, अरेस्ट करने लगी। With the launching of the civil disobedience movement 1930 to 1934, a new chapter in the history of India was added। कह रहा है कि जो टाइमिंग था 1930 से लेकर 1934 तक, वह भारतीय इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समय था, क्योंकि इस समय भारतीय लोगों के मन में भारत के प्रति सोचने की भावना, भारत के लिए कुछ करने की भावना, अंग्रेज़ों से बहुत ही ज़्यादा नाराज़, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए पॉलिसी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। तो इसलिए यह भारत में चेंजिंग का टाइम था। भारत के लोग चाहते थे कि इंडिया को अब नहीं चेंज करेंगे तो कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस टाइमिंग में भारतीय लोगों के लिए जो 1930 से 1934 का टाइमिंग था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था। Both the people of India and the colonial government reacted differently to his movement। देखिए इस मूवमेंट में कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वह इस मूवमेंट को रोकने के चक्कर में थी, और जो हिंदुस्तानी लोग थे, जो भारतीय लोग थे, इस मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे करना चाहते थे। तो दोनों लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे, डिफरेंटली, मतलब एक दूसरे से डिफरेंस रिएक्शन देते थे, चाहे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट हो या इंडियन पीपुल्स हो। रिएक्शन ऑफ द पीपल, अब देखिए लोगों ने कौन कौन सा रिएक्शन किया। लोग जो थे डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस में क्या क्या रिएक्शन किए हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेयरली ऑफरिंग सत्याग्रह, द पीपल नाउ बिगेन टू डिसोबे ऑल अनजस्ट लॉ एंड इवन अटैक गवर्नमेंट। देखिए इसके पहले आपका सत्याग्रह चला था, तो सत्याग्रह में क्या था, गांधी जी आग्रह करते थे या जो भी अनुयायी थे वो आग्रह करते थे, चाहे वो बात माने या ना माने। लेकिन इस मूवमेंट में सिविल डिसोबीडियंस में पूरी तरह से बायकॉट किया गया, चाहे वो कोई भी लॉ हो, अनजस्ट लॉ हो, या कोई भी कपड़ा हो, या कोई भी उनकी पॉलिसीज हो, उसको पूरी तरह से बायकॉट किया गया लोगों के द्वारा। Now the people did not want dominion state or self-government in internal affairs along, but complete independence from the begin rule, foreign rule। देखिए अब लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई शासन करे, हम डोमिनियन स्टेट के रूप में रहे। वो लोग, भारतीय लोग अब डोमिनियन स्टेट के रूप में नहीं रहना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम
फुल्ली तरह से क्या हो, इंडिपेंडेंस हो, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हों, हम अपना शासन खुद करें, ठीक है। तो ये भावना भारतीय लोगों के मन में समाहित हो गई थी सिविल डिसोबीडियंस के समय। सम यंग लीडर्स लाइक भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु इवन ट्राई टू एडॉप्ट रिवोल्यूशनरी मेथड्स टू गेट रीड ऑफ द फॉरेन रूल। देखिए जो गांधी जी थे वह तो सत्याग्रह के रूप में या सिविल ओबीडियंस के रूप में चलते थे, लेकिन जो युवा नेता थे जैसे भगत सिंह हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, राजगुरु हो गए, यह उनके मन में ये था कि हम इसको क्या करें, रिवोल्यूशनरी तरीके से, हम इसको आक्रमणकारी तरीके से, हम आंदोलनकारी तरीके से हम इन सारी चीज़ों को क्या करें, हटा दें, उनके सारे पॉलिसीज़ को हटा दें, अंग्रेज़ों के सारे पॉलिसीज़ को हटा दें, अंग्रेज़ों को सारे लोगों को भगा दें यहाँ से, हम खुद अपना शासन एस्टाब्लिश करें। तो यह चाहते थे क्या, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, जो नौजवान लोग थे, जानते ही वो नौजवान लोगों में क्या खून होता, खून गर्म होता है, वो लोग भाई चाहते थे कि जल्दी से इसको हटा दिया जाए। देखिए ये तो यहाँ के पीपल्स के लोगों की रिएक्शंस हो गए। अब स्वाभाविक है कि रिएक्शन होगा तो उसके ऊपर रिएक्शन भी होगा। अब अंग्रेज़ों का क्या रिएक्शन था भाई, ये तो भारतीय लोगों का रिएक्शन था कि वो लोग ये सब करते थे, लेकिन इस पर अंग्रेज भी शांति से थोड़ी पड़े रहेंगे, शांति से थोड़ी रहेंगे, ठीक है तुम लोग करो। तो वो अंग्रेज़ भी बहुत ही आक्रामक तरीके से पेश आए। देखिए क्या क्या वो किए जाए। वार्न्ड बाय द अबव डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन टू फॉलो रिप्रेसिव पॉलिसी। रिप्रेसिव मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रेसिव मतलब होता है कि फोर्सली, मतलब जो भी पॉलिसीज़ बनाते थे अंग्रेज उसको फोर्सली लागू करना शुरू किया। मतलब ऐसा नहीं कि चलो हम इसको लागू करते हैं, अब पहले था कि ऐसे लागू करते हैं, अब उसको फोर्सली लागू करने लगे, अर्थात अपने मन से ज़बरदस्ती तानाशाही रूप से उसको कोई भी पॉलिसीज़ बना करके उसको लागू करना शुरू कर दिए। Several restrictions were imposed on meetings, demonstration and boycott। और जो भी लोग इसके पहले जो भी मीटिंग्स या जो भी समझौता हुआ था भारतीय लोगों और अंग्रेज़ों के बीच में, उन सारी समझौता को उन्होंने बाइकआउट कर दिया। अर्थात उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम हमारी बात नहीं मान रहे तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, और इस तरह से वह नियम पर नियम बना करके ज़बरदस्ती भारतीय लोगों पे थोपना शुरू कर दिए। दूसरी चीज़, द नेशनल लीडर्स बिगेन टू अरेस्टेड बाय वन इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड अब्दुल गफ्फार खान। अब देखिए जो भी नेशनल लीडर्स थे, जो राष्ट्र नेता थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, गफूर खान हो गए, इनके साथ साथ बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे, उन सारे लीडरों को वन बाय वन करके अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू कर दिया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया और उनको जेल में डालना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती। कांग्रेस वाज डिक्लेयर एज अ लीगल, और कांग्रेस जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी भारत की, उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। इलीगल मतलब अवैध, अर्थात इसके पहले वो वैध था, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कांग्रेस ही है जो भारत में सबसे पहले 1885 में इसका गठन किया गया था नेशनल कांग्रेस के रूप में। तो यह एक बहुत ही मतलब मजबूत पार्टी थी, और जो लीडर्स थे उनकी पार्टी थी, भारतीय जो नेशनल लीडर्स थे। तो इसको अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन अ पेशावर एंड सेवरल वायलेंट इंसिडेंट्स वेयर रिपोर्टेड। अब देखिए, अब स्वाभाविक है कि अंग्रेज़ों में और भारतीय लोगों में वायलेंट होगा, तो बहुत सारे एक्सीडेंट हैपन हुए, मतलब बहुत सारी घटनाएं उस पीरियड में हुई। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड इंटर्ड इनटू अ पैक्ट विथ इरविन ऑन 5 मार्च 1931। देखिए जब अंग्रेज़ों में और भारतीय लोगों में बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होना शुरू हो गया, बहुत ही ज़्यादा मतलब हिंसात्मक एक्शन शुरू हो गया, तो गांधी जी ने अब क्या किया, कॉल ऑफ कर लिया। अर्थात जो सिविल डिसोबीडियंस की जो मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस, उसको स्थगित कर दिया, उसको बंद कर दिया। उस समय इनको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कहा जाता है कि लोहा गर्म हो उसी समय हथौड़ा मारना चाहिए। तो उस समय भारतीय लोगों में बहुत ही एनर्जी था उस समय, लेकिन गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया उस मूवमेंट को और एक समझौता कर लिया। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन, उसके साथ समझौता कर लिए
5 मार्च 1931 को, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन कि गांधी और इरविन की समझौता किस डेट को हुई थी, तो 1931 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस मूवमेंट के बाद गांधी और इरविन की समझौता हुई थी, तो वह था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, 12 मार्च 1930। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, चाहे वो मैप वर्क से रिलेटेड हो चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत सावधानीपूर्वक लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।